हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनीता मीना, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर से। आज जो हमारा पेपर है बीए पार्ट द्वितीय का पेपर है भारतीय राज्य व्यवस्था। इसमें हम कुछ टॉपिक पहले कर चुके हैं, लेकिन आज हम इसका जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। ये पेपर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके आने वाले समय में जब आप कंपटीशन देंगे तो राष्ट्रीय आंदोलन का सारा पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें भारतीय संविधान की जो व्याख्या है, भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, है ना। भारतीय संविधान को समझने के लिए ये पेपर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हम शुरुआत करते हैं भारतीय राष्ट्रवाद का उदय भारत में, अर्थात भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि आखिर में राष्ट्रवाद क्या है ना। राष्ट्रीयता क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रीय भावना आखिर में कहते किसे हैं, ये शब्द कहाँ से आया। तो देखिए, राष्ट्रीय जागरण से या राष्ट्रीयता की क्या है, एक भावना है राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद। और फिर आजकल तो आप देखते ही हैं कि राष्ट्रवाद बहुत ज़्यादा चर्चित, आप डेली समाचार पत्रों में, है ना, टीवी चैनलों पर राष्ट्रवाद बहुत ज़्यादा एक तरह से अपन कहें कि प्रचारित किया जा रहा है। राष्ट्रवाद के नाम पर अनेक घटनाएं और दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। लेकिन आखिर में ये भावना है क्या, राष्ट्रवाद ऐसी क्या चीज़ है, राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता, जिसके कारण कि सदियों पुराने जो शोषण था अंग्रेजी शासन का, सालों पुराना जो शोषण था, उसके विरुद्ध लोगों में एक जुटता जागृत हुई। भारतीयों में ऐसी कौन सी भावना पैदा हुई जिसने कि अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंका था। तो सबसे पहले हम शुरुआत उस शब्द को समझने से करते हैं कि आखिर में राष्ट्रवाद है क्या। तो राष्ट्रीय जागरण या राष्ट्रीयता एक भावना है, एक भावना की जागृति है कि जब किसी देश के नागरिकों के बीच एक राष्ट्र के अस्तित्व की चेतना उत्पन्न होती है कि हम सब लोग एक राष्ट्र के निवासी हैं, और जब उनमें राष्ट्र की राजनीतिक एकता एवं स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न होती है, तब हम उन्हें राष्ट्रीय जागरण की स्थिति में पाते हैं। राष्ट्रीय जागरण का सही अर्थ समझने के लिए राष्ट्र तथा राष्ट्रीयता का अर्थ समझ लेना चाहिए। सबसे पहले देखिए, राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति लैटिन धातु नेशियो से हुई है, नेशन, है ना। राष्ट्र, नेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है नेशियो से, जिसका अर्थ होता है जन्म या प्रजाति। इस प्रकार व्युत्पत्ति की दृष्टि से राष्ट्र से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो रक्त संबंध द्वारा एक राजनीतिक समाज में परस्पर संबंध हों। इसके विभिन्न जो विद्वान हैं, विभिन्न विद्वानों ने राष्ट्र की परिभाषा अनेक अर्थों में दी है। बर्गेस क्या कहते हैं कि राष्ट्र जातीय एकता के सूत्र में बंधी हुई वह जनता है जो एक अखंड भौगोलिक प्रदेश में निवास करती है। गार्नर का कहना है कि एक राष्ट्र सांस्कृतिक समानता का एक सामाजिक समूह है जो अपने सामाजिक जीवन, अपने मानसिक जीवन और अभिव्यक्ति की एकता के विषय में पूर्ण चेतन एवं दृढ़ निश्चयी हों। तो इस तरह से राष्ट्रवाद की अगर हम बात कहें, राष्ट्र की अगर हम बात कहें, तो राष्ट्र में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हमारे सामने आती हैं कि समान सरकार की भावना होनी चाहिए नागरिकों में या वहाँ की जनता में। सभी सदस्यों में घनिष्ठता और सामीप्य होना चाहिए। न्यूनाधिक रूप से निश्चित भूभाग होना चाहिए। सभी में सामान्य हित की भावना होनी चाहिए, और राष्ट्र के स्वरूप के संबंध में सदस्यों में सामान्य चेतना होनी चाहिए। तो ये सारी विशेषताएं जिस प्रजा में, जिस जनता में, वहाँ के लोगों में मिलेगी, कहीं ना कहीं उसमें हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीयता की भावना या राष्ट्रवाद उनमें पाया जाएगा या राष्ट्रवाद उसमें मिलेगा। तो इन परिभाषाओं के अनुसार राष्ट्र जाति, भाषा, धर्म, भौगोलिक समानता आदि के आधार पर राजनीतिक रूप से संगठित या आकांक्षित जनसमूह है ना। अर्थात कहीं ना कहीं जिनकी संस्कृति, भाषा, धर्म और भौगोलिक समानता के आधार पर जहाँ के लोग संगठित हों और उनमें उस क्षेत्र के प्रति, उस जनता के प्रति एक संगठित होने की भावना और एकता की भावना अगर होती है तो वो राष्ट्रीयता कहलाती है।
तो जब इस प्रकार के संगठित समूह में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न होती है और वह जन समूह राजनीतिक एकता या स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होता है, तब हम उसे राष्ट्रीय जागरण की स्थिति में समझते हैं। यूरोप में राष्ट्रीयता के पुनरुत्थान का विशेष श्रेय फ्रांसीसी राजक्रांति को है, जिसने मानव समाज को जातियों के रूप में संगठित करने की पद्धति को पूर्ण किया। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति का अनुसरण कर जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्य में परिणत कर दिया था। देखिए, जर्मनी जो छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित था, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित था, तो इस नीति ने, बिस्मार्क की रक्त और लौह की नीति ने उन लोगों में जो अभी तक बिखरे हुए थे राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया और उस जर्मनी को जो अभी तक टुकड़ों में विभाजित था पूरे राष्ट्र के रूप में, राष्ट्र राज्य के रूप में परिणत कर दिया। इटली में मैजिनी और गैरिबाल्डी राष्ट्रीयता के महान सेनानी और अग्रदूत थे। अब यूँ तो नवयुग का प्रादुर्भाव यूरोप में हुआ और राष्ट्रीयता, समानता, स्वतंत्रता एवं विश्व बंधुत्व इत्यादि की नई भावना उत्पन्न हुई, लेकिन औद्योगिक विकास के कारण यूरोप का संसार के अन्य देशों के साथ भी संबंध स्थापित हुआ और यूरोपीय नवजागरण का प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ा। अब देखिए, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एशियाई एवं अफ्रीकी राज्यों में राष्ट्रीय जागरण का उद्भव हुआ। भारत भी नवयुग की इन प्रवृत्तियों से अछूता नहीं रह सका और 19वीं शताब्दी में भारत में भी धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक, बौद्धिक एवं वैज्ञानिक प्रगति हुई, जिसका प्रभाव भारतीय राजनीति जीवन पर पड़ा और भारतीयों में भी स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न हुई। यह राष्ट्रीय जागृति उन अपार आर्थिक और राजनीतिक असंतोष की अभिव्यक्ति थी जो ब्रिटिश शासकों के अन्याय, अत्याचार तथा शोषण की नीति के कारण उत्पन्न हुए थे। साथ ही यह राष्ट्रीय जागृति उन राष्ट्रवादी शक्तियों का संश्लेषण भी थी जो सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्जागरण के कारण उत्पन्न हुए। अर्थात हम ये कहें कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, भारत में राष्ट्रीयता का उदय हुआ। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीयता के उदय से पहले हम इसको समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें कि 16वीं सदी में भारत अपनी समृद्धि, 16वीं सदी तक या उससे पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई भारत में, है ना। एक व्यापारिक कंपनी थी जो व्यापार करने के लिए भारत में आई थी, लेकिन धीरे धीरे क्या किया, धीरे धीरे इस कंपनी ने व्यापार के साथ साथ अपना राजनीतिक खेल भी प्रारंभ किया और पूरे भारत पर अपना अधिकार कर लिया, या अपना राजनीतिक वर्चस्व जो है वो स्थापित कर लिया और 1850 तक बहुत बड़े भाग पर कंपनी का शासन स्थापित हो गया। अब क्या हुआ कि 50 तक स्थापित हो गया, लेकिन जिस प्रकार की अंग्रेज़ों की नीतियां थी, चाहे वो सामाजिक कारण रहे हों, आर्थिक कारण रहे हों, राजनीतिक कारण हो, 1857 में क्या होता है, विद्रोह हो जाता। लॉर्ड डलहौजी का इसमें जो नीतियां थी भारत विरोधी वो थी। बहुत सारे आर्थिक शोषण थे कृषकों के, है ना, कुटीर उद्योगों का पतन था। मतलब बहुत सारे ऐसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारण रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है और अंग्रेज़ों के विरुद्ध एकजुटता की भावना का भी विकास होता है। हालांकि और 1857 का जो विप्लव है, 1857 की जो क्रांति है, वो इसका एक हम ये कहें कि इसका एक उदाहरण, राष्ट्रीयता का एक उदाहरण हम उसको कह सकते हैं। प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन भी हम जिसको कहते हैं कहा जा सकता है। हालांकि वो सफल आंदोलन नहीं था, जिसके बहुत सारे कारण थे। भाई, ना तो हमारे जो आंदोलनकारी थे उनके पास आधुनिक शस्त्र सामग्री थी, है ना आधुनिक अस्त्र शस्त्र नहीं थे। आर्थिक साधनों का भी उनके पास अभाव था। क्रांतिकारियों में भी एकबद्धता और संगठन नहीं था, है ना, संगठन का अभाव था। इसके साथ ही जो भारतीय शासक थे, है ना, भारतीय जो जिनका जो छोटे छोटे राज्य थे, मतलब देशी जो रियासतें थी, उन्होंने या राजा थे, उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। तो इस तरह से बहुत सारे कारण थे जिनके परिणाम स्वरूप 1857 का जो आंदोलन था वो सफल नहीं हो सका, या अपन ये कहें कि वो पूरी तरह से सफल नहीं हो सका, लेकिन उसको हम नकार नहीं सकते। आज़ादी की दिशा में या भारतीय राष्ट्रवाद की दिशा में वो एक बहुत महत्वपूर्ण और मजबूत कदम था। 1857 की जो घटना हुई थी, लेकिन 1857 की जो घटना होती है,
इस संग्राम के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश शासन का ध्यान भारत के कंपनी के शासन की बुराइयों की ओर जाता है और परिणाम स्वरूप 1958 में सत्ता हस्तांतरण और भारत के श्रेष्ठतम शासन हेतु कानून बनाए जाते हैं और ब्रिटिश शासन सम्राट जो है भारत में कंपनी के शासन का अंत कर भारतीय शासन अपने हाथ में ले लेती है। ब्रिटिश साम्राज्ञी या ब्रिटिश सम्राट या ब्रिटिश शासन अपन जो भी कहें। तो यहाँ पे क्या आता है कि 1857 की क्रांति के बाद भारत में कंपनी का शासन खत्म हो जाता है और डायरेक्ट ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय शासन आ जाता है। लेकिन सत्ता के इस हस्तांतरण से भारतीय जनता के कष्टों और उनकी विदेशी शासन विरोधी भावनाओं में कोई कमी नहीं हुई है या नहीं आती है और इन्हीं भावनाओं ने कालांतर में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया है। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जब बात आती है तो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन विश्व के किसी भी दूसरे देशों में इस प्रकार के आंदोलन के ही कुछ महत्वपूर्ण कारण होते हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, है ना। बहुत सारे इसमें कारणों का एक संयोग होता है आंदोलन, और इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण जो हमारे सामने आए हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। लेकिन कई बार देखिए ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस का जो इतिहास है, अपन ये कहें कि कांग्रेस की, ऐसा कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कांग्रेस की स्थापना के साथ होती है। इसको मैं इसलिए क्लियर करती हूँ कि कई बार छोटे क्वेश्चनों में इस तरह की बातें पूछ ली जाती हैं। उसका कारण ये है कि स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस के जो प्रमुख कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, या भारत में राष्ट्रीयता के उदय का उल्लेख कांग्रेस की स्थापना के समय से माना जाता है। अर्थात 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है ना। 1857 में विद्रोह होता है। उसके बाद से राष्ट्रीयता की जो भावना है वो ज़्यादा व्यापक होती है और भारतीय जो हैं वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध ज़्यादा उग्र रूप में सामने आना या प्रत्यक्ष रूप में सामने आना शुरू कर देते हैं, इसलिए ऐसा कहा जाता है। अब है कि राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। देखो, इसको हम दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं समझने के लिए, कि बहुत सारे चाहे सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, इनको हम डिवाइड किया जा सकता है, या फिर हम इसको टॉपिक वाइज एक एक करके भी ले सकते हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप सबसे पहला जो रीज़न हम लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का, वो है 1857 की क्रांति या 1857 का विप्लव। देखिए, 1857 का जो विद्रोह था वो एक सैनिक विद्रोह से कहीं अधिक था, है ना। वैसे तो रीजन जो था 1857 का, मंगल पांडे की नेतृत्व में जो क्रांति हुई थी वो एक सैनिक विद्रोह कहा जा सकता है उसको, लेकिन फिर भी वो सैनिक विद्रोह से अधिक था। वह भारत में इतनी तीव्र गति से फैला कि उसने जन विद्रोह तथा भारतीय स्वतंत्रता के युद्ध का रूप धारण कर लिया था। यह विद्रोह कुछ कारणोंवश असफल जरूर रहा, जैसे अभी बताया ना हमने कि कुछ आर्थिक कारण थे, कुछ राजनीतिक कारण थे कि जो शासक थे, जो राजे थे, जो देसी रियासतें थीं, उन्होंने हमारे विद्रोहियों का साथ नहीं दिया था। आर्थिक अभाव उनके पास था, शस्त्रों का अभाव था। तो ऐसे बहुत सारे कारण थे जिनके परिणाम स्वरूप वो सफल नहीं रहा। किंतु ब्रिटिश शासन ने विद्रोह का दमन करने में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उसने जनता का असंतोष बहुत अधिक बढ़ गया। भाई, जिस तरह से विद्रोह का दमन किया था, बहुत अमानवीय तरीके से दमन किया गया था, जिससे आम जनता में बहुत ही आक्रोश बढ़ गया या बहुत असंतोष बढ़ गया। ब्रिटिश शासन द्वारा किए गए इस दमन के संबंध में सर चार्ल्स डिके अपनी पुस्तक ग्रेटर इंडिया में लिखते हैं कि अंग्रेजों ने अपने कैदियों की बिना न्यायिक कार्रवाई के और ऐसे ढंग से हत्या कर दी जो सभी भारतीयों की दृष्टि में पाशविकता की चरम सीमा थी। अर्थात जिनको अरेस्ट किया गया था विद्रोह के लिए या विद्रोह करने के जुर्म में, उनकी ऐसे हत्या कर दी गई जैसे किसी पशु की जा सकती है। पाशविक दृष्टि से उनकी हत्या कर दी गई और दमन के दौरान गांव के गांव जला दिए गए। निर्दोष ग्रामीणों का कत्लेआम किया गया, है ना। मतलब इतना ज़बरदस्त नरसंहार हुआ कि एक कहें कि पूरे देश में इस नरसंहार के विरुद्ध एक बहुत अधिक या बहुत ज़्यादा असंतोष ने जन्म लिया। तो 1857 का जो विद्रोह था उसके प्रति अंग्रेज़ों की जो दमनकारी नीति थी
वो भारतीय राष्ट्रवाद के, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। दूसरी बात है इसमें राजनीतिक एकता की स्थापना। देखिए, ये तो हमें पता है कि भारत में बहुत सारे छोटी छोटी रियासतें थी, छोटे छोटे राज्य, अपन कहें कि पूरे राजनीतिक एकता पूरे भारत में नहीं थी। अलवर का अलग राजा, जयपुर का अलग राजा, भरतपुर का अलग राजा, और ये राजा क्या करते थे कि आपस में ही कहीं ना कहीं लड़ते रहते थे। अपनी अपनी रियासतों की ही सुरक्षा इनके दायित्व थी। पूरा देश अगर हम कहें तो एकता के सूत्र में बंधा हुआ नहीं था, या ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत में राजनीतिक एकता का पूरी तरह से अभाव था। और ना ही यातायात के साधन इस प्रकार के थे कि पूरे देश को एकता की डोर में बांधा जा सके। लेकिन क्या होता है कि ब्रिटिश शासन संपूर्ण देश को एक केंद्रीय शासन के अंतर्गत लाने में जरूर सफल हुआ था। अर्थात संपूर्ण देश में एक तरह की व्यवस्था और यातायात के या आवागमन के साधनों का जो विकास हुआ था, उसने भारत में राजनीतिक एकता स्थापित कर दी थी। अर्थात पूरे देश को एक देश बना दिया था। पूरे संपूर्ण भारत में एक सी शासन व्यवस्था स्थापित हो गई थी, और इस दृष्टि से भारत में राजनीतिक एकता स्थापित हो गई थी, है ना। हालांकि अंग्रेजों का जो उद्देश्य था वो राजनीतिक एकता उत्पन्न करना नहीं था भारत में, लेकिन पूरे देश में एक ही प्रकार की शासन व्यवस्था और यातायात के साधनों के विकास के परिणाम स्वरूप देश पहली बार राजनीतिक दृष्टि से एक इकाई बन गया था। देखिए, उद्देश्य चाहे अलग था। अंग्रेजों का उद्देश्य ऐसा नहीं था कि हमें राष्ट्र बनाना है और इसका विकास करना है, ऐसा नहीं था। उन्होंने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए या अपने शासन को सुचारू रूप से संचालन के लिए इन व्यवस्थाओं की स्थापना की थी, ये व्यवस्थाएं कायम की थी। लेकिन कभी कभी कहते हैं करते कुछ है और होता कुछ है, लेकिन भारतीयों के लिए ये चीज़ बहुत पॉजिटिव रही। और कहीं ना कहीं जो भारत अब तक छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित था, वो पूरा देश जो है वो एकता के सूत्र में बंध गया, और ये हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव रहा। पंडित नेहरू ने इस संदर्भ में कहा है कि ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित भारत की राजनीतिक एकता सामान्य अधीनता की एकता थी, लेकिन उसने सामान्य राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया। अर्थात मैंने कहा ना कि राष्ट्रीयता में क्या होता है कि एक भावना पैदा हो जाती है नागरिकों में, उस देश के लोगों में, कि हम सब एक हैं। और जब ये भावना पैदा हो जाती है तो विदेशी सत्ता के प्रति आक्रोश अपने आप जन्म लेता है, और अपने राष्ट्र के प्रति जो राष्ट्रीयता की भावना जो होती है, जिसको हम राष्ट्रवाद बोलते हैं, वो जन्म लेता है। और यही राष्ट्रवाद की भावना या राष्ट्रीयता की भावना और अंग्रेजों के विरुद्ध जो भावना है, वो राष्ट्रीय आंदोलन का आगे जाके कारण बनती है। तीसरा जो कारण हम ले सकते हैं राष्ट्रीय आंदोलन का, वो है महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण। देखिए, 19वीं शताब्दी में के भारत धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन हुए बहुत सारे, जो भारतीय राष्ट्रीयता की विकास में महत्वपूर्ण योगदान जिन्होंने दिया, जिसमें राजा राममोहन राय प्रमुख सुधारों की अगर बात करें, सुधारकों की, तो राजा राममोहन राय, देवेंद्रनाथ सेन, केसी मेनन, पीसी सरकार, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, एनी बिसेंट, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद, इस तरह के भारतीय, मतलब ये वो भारतीय थे जिन्होंने भारत की महानता को समझने और उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। अर्थात जिन्होंने यह समझाने का प्रयास किया, यह बताने का प्रयास किया, यह जताने का प्रयास किया कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति और भारत का इतिहास विश्व में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और हमारी सभ्यता और संस्कृति कितनी अच्छी है। लोगों में अपनी सभ्यता और संस्कृति, अपने धर्म के प्रति जो पॉजिटिव भावना आई है ना, सकारात्मक जो सोच उनकी बढ़ी, उसने भी राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रवाद के लिए महत्वपूर्ण कहें अपन कि योगदान दिया। राजा राममोहन राय, जिसको हम पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहते हैं, भारत में धर्म और समाज सुधार के कार्य को प्रोत्साहित किया। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसने सती प्रथा का अंत किया, स्त्रियों के उद्धार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंग्रेजों की शिक्षा प्रसार आदि सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों के साथ साथ राजा राममोहन राय ने अपने देशवासियों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी
संघर्ष किया। इसी तरह दयानंद सरस्वती में ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, है ना। वो भी एक संत, समाज सुधारक और देशभक्त हम उनको कह सकते हैं, जिन्होंने कहा कि वेदों में भारतीयता बसती है ना। तो वेद जो हैं वो हमारी संस्कृति के मतलब एक तरह से भारतीयता के सोर्स हैं, और कहीं ना कहीं हमें वेदों की तरफ लौटना होगा। तो दयानंद सरस्वती ने वेदों की तरफ लौटने का नारा दिया और आर्य समाज की स्थापना की, जिसमें धार्मिक और राष्ट्रीय नवजागरण की का एक तरफ से जो आंदोलन था। इसी प्रकार थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना मैडम न्यूयॉर्क में, हालांकि एक रूसी महिला मैडम ब्लेवेट्स्की तथा अमेरिकी कर्नल अलकाट द्वारा 1875 में की गई थी, लेकिन 1879 में ये दोनों भारत आए और मद्रास प्रांत के अडियार नामक स्थान को इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया। विदेशी व्यक्तियों की इस संस्था द्वारा हिंदू धर्म का गुणगान किए जाने से हिंदू धर्म का पुनरुत्थान प्रारंभ हुआ। श्रीमती एनी बिसेंट इस संस्था की प्रमुख कार्यकर्ता बन गई, और उनके जो लेख थे, है ना, भारतीय सभ्यता, संस्कृति और धर्म के प्रति जो लेख थे, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीयता को प्रोत्साहित किया। इसी प्रकार रामकृष्ण परमहंस स्वामी, है ना, और स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो ये इस तरह के धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन थे, चाहे रामकृष्ण मिशन है, चाहे आर्य समाज है, चाहे ब्रह्म समाज है। ये इस तरह के धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन थे जिन्होंने राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न करने की दिशा में अपूर्व कार्य किया। इन सुधार आंदोलनों ने एक पृष्ठभूमि तैयार की और वातावरण निर्मित किया, जिसके आधार पर राष्ट्रीयता की भावना विकसित हो सकी और भारतीय स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सका। इन आंदोलनों ने देखो धर्म व समाज की एकता के आधार पर देशव्यापी एकता और संगठन को जन्म दिया, है ना। AR देसाई ने इस संदर्भ में कहा है कि ये आंदोलन कम अधिक मात्रा में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक समानता के लिए संघर्ष थे और इनका चरम राष्ट्रवाद था। अर्थात जब ये आंदोलन प्रारंभ हुए थे, देश में जाति व्यवस्था अपने चरम पर थी, है ना। स्त्रियों के प्रति शोषण, सती प्रथा, विधवा की एक दयनीय दशा, अर्थात स्त्रियों की दशा भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो ब्रह्म समाज, आर्य समाज और ये इस तरह के जो सामाजिक और धार्मिक जो आंदोलन थे, उन्होंने न केवल स्त्रियों की दशा में सुधार के प्रयास किए, बल्कि समाज में जाति व्यवस्था को ख़त्म करने की ओर भी प्रयास किया। और जब ये चीज़ें ख़त्म होती हैं तो देश में कहीं ना कहीं एकता की भावना पैदा होती है, समानता की भावना लोगों में आती है, राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा होती है। तो इस तरह के सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण थे, या जो हमारे धार्मिक और सामाजिक सुधारक थे, उन्होंने भी राष्ट्रीय आंदोलन में की जागृति में, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति, राष्ट्रवाद के प्रति जो भावना थी उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट पॉइंट अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसको ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।